चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी। 34 तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे जो है, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, आपको केवल देखते जाना है, मुझको आंसर बताते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग फील्ड इन द 3-फेज इंडक्शन मोटर इज डिपेंड अपॉन। आपकी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करती है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, कि फेज सीक्वेंस ऑफ द सप्लाई वोल्टेज किस पे डिपेंड करती है। कैमरे आपके ओपन होने चाहिए, सभी के कैमरे ओपन करो, नहीं तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा, फिर मत बोलना, ठीक है। तो आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगा, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ फील्ड, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो है जनरेट होती है, उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिपेंड करता है फेज सीक्वेंस में। अगर मैं फेज सीक्वेंस आपका आर वाई बी लूंगा तो आपकी जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है। और अगर मैं फेज सीक्वेंस को बदल लूं, किसी भी दो फेज के टर्मिनल्स को अगर बदल देंगे तो फेज सीक्वेंस आपका बदल जाएगा। अगर फेज सीक्वेंस आर बी वाई होगा तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करती थी, रोटेट करती थी। तो फेज सीक्वेंस को बदल के, सप्लाई वोल्टेज के फेज सीक्वेंस को चेंज करके आप अपनी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन की डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन क्या है, डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A three-phase induction motor is designed that the rotor should have under the running condition. रोटर में रनिंग कंडीशन में क्या होना है, 3-फेज इंडक्शन मोटर इस प्रकार से डिजाइन की जाती है, उसका रोटर इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है अंडर द रनिंग कंडीशन। रनिंग कंडीशन के समय जो रोटर का रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा होना चाहिए, रिएक्टेंस ज्यादा होना चाहिए, स्लिप लार्ज होनी चाहिए, कि रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि रनिंग कंडीशन के समय आप अपनी मशीन को जो है काफी देर तक रन कराते हैं। जैसे आपका पंखा होता है, पंखे को आपने रात में स्टार्ट किया, फिर सुबह जाके जब आप उठते हैं तभी पंखे को बंद करते हैं, तो रनिंग कंडीशन का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और रनिंग कंडीशन के समय अगर रोटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। अगर आई स्क्वायर आर, अगर आपका रनिंग कंडीशन के समय अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है तो आपका हीटिंग ओहमिक लॉस ज्यादा होगा, हीटिंग ज्यादा होगी तो आपका जो है जो इंसुलेशन है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। और मेल्ट हो जाएगा तो वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएंगे और आपकी डिवाइस क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो रनिंग कंडीशन के में रोटर इस तरह से डिजाइन किया जाता है इंडक्शन मोटर का कि रनिंग कंडीशन के समय आपका जो रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। स्टार्टिंग में आप रेजिस्टेंस आप बढ़ा सकते हैं स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए, लेकिन स्टार्टिंग टाइम में बहुत कम हो गई। एक बार मशीन आपकी स्टार्ट हो गई उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, स्टडी स्टेट पे रनिंग कंडीशन पे आ जाएगी। तो स्टार्टिंग टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल ड्यूरेशन के लिए आप रेजिस्टेंस को बढ़ा के अपने पैरामीटर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन रनिंग कंडीशन स्टडी स्टेट कंडीशन में उसको बहुत देर वर्क करना होता है, तो उस समय आपका जो है रोटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, कि आपका जो है 3-फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर है वो रनिंग कंडीशन में इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसका रेजिस्टेंस क्या रहे, कम रहे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, द फेज वाउंड रोटर मोटर आर आल्सो कॉल्ड, दैट इज, यहां पर सुनेंगे, दैट इज वाउंड रोटर मोटर इज आल्सो कॉल्ड। आपको मैंने बताया था कि स्लिपरिंग दैट इज सिंक्रोनस मोटर, स्लिपरिंग मोटर, सीरीज मोटर, कम्यूटेटर मोटर। तो स्लिपरिंग जो रोटर होता है, स्लिपरिंग रोटर का दूसरा नाम होता है वाउंड रोटर मोटर, या फिर स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर का जो दूसरा नाम है दैट इज द वाउंड रोटर मोटर विल बी देयर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 37 का ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। एक कैसे बोल रहे हो भाई अरविंद, एक ऐसे बोल रहे हो, ठीक है। यहां पर आइए, नेक्स्ट है, इम्बैलेंस इन द शाफ्ट ऑफ द इंडक्शन मोटर ऑकर ड्यू टू। आपका जो इंडक्शन मोटर है उसके शाफ्ट में इम्बैलेंस कैसे ऑकर हो सकता है, और शाफ्ट आपका इम्बैलेंस कब हो सकता है,
ओवर हीटिंग ऑफ द वाइंडिंग, अगर वाइंडिंग आपकी ओवर हीटिंग हो जाए तो क्या शाफ्ट आपका अनबैलेंस हो जाएगा। एयर गैप इज नॉन यूनिफॉर्म, एयर गैप अगर नॉन यूनिफॉर्म आप रखेंगे तो आपका शाफ्ट अनबैलेंस हो सकता है। स्लिपरिंग की वजह से आपका अनबैलेंस हो सकता है। या फिर रग्ड कंस्ट्रक्शन, रग्ड कंस्ट्रक्शन मींस दैट इज आपका जो है कठोर कंस्ट्रक्शन की वजह से आपका जो है शाफ्ट अनबैलेंस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा बताएं। आपका इंडक्शन मोटर का जो शाफ्ट होता है वो इम्बैलेंस किस कंडीशन पे हो सकता है। आप देखेंगे कि ओवर हीटिंग, अगर आपकी वाइंडिंग ओवर हीटिंग हो जाएंगी, ओवर हीटिंग का मतलब है कि अगर ज्यादा करंट आप उसमें पास करेंगे तो आपका ओहमिक लॉस ज्यादा होगा, उसकी वजह से बर्न हो जाएंगे। वाइंडिंग बर्न होने से साथ में कोई फर्क नहीं होगा, मोटर आपकी क्या हो रन नहीं करेगी। लेकिन अगर एयर गैप आपका क्या हो जाएगा, दैट इज एयर गैप अगर नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है, एयर गैप इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर एयर गैप यूनिफॉर्म नहीं है मतलब नॉन यूनिफॉर्म है। अगर एयर गैप में जो फ्लक्स का अगर एयर गैप आपका नॉन यूनिफॉर्म है तो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, और फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हार्मोनिक कंटेंट टॉर्क में ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से जो आपका रोटर है वो आपका जर्की मोशन के साथ चलेगा, और जितना ज्यादा जर्क मोशन के साथ चलेगा उतना ज्यादा आपका शाफ्ट क्या हो जाएगा, अनबैलेंस विल बी देयर। ठीक है, तो जब जितना ज्यादा आपका जो है एयर गैप कैसा रहेगा, आपका नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, नॉट यूनिफॉर्म। एयर गैप अगर नॉन आपका यूनिफॉर्म नहीं है तो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, और फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होने से आपका जो है जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसमें हार्मोनिक कंटेंट ज्यादा होगा, जिसकी वजह से नॉइस और वाइब्रेशन ज्यादा होंगे। जब आपकी मशीन में वाइब्रेशन होंगे तो आपका शाफ्ट क्या हो जाएगा, इनबैलेंस विल बी देयर। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, आपके इंडक्शन मोटर में शाफ्ट इनबैलेंस होता है, एयर गैप अगर क्या हो, इज नॉट यूनिफॉर्म। एयर गैप अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो आपका शाफ्ट कैसा हो जाएगा, इनबैलेंस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द कॉगिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी अवॉइड। कॉगिंग जो मैग्नेटिक लॉकिंग होती है उसको हम इंडक्शन मोटर में कैसे कम कर सकते हैं। कॉगिंग को कम करने के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन का रिक्वायरमेंट देना पड़ेगा, यूजिंग डीओएल। डीओएल का मतलब है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर आपको, और डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को यूज करना पड़ेगा, ऑटो ट्रांसफार्मर का स्टार्टर यूज करना पड़ेगा, या फिर हैविंग नंबर ऑफ स्लॉट्स मोर और लेस देन द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट। ठीक है, कॉगिंग को, मैग्नेटिक लॉकिंग को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो स्टेटर और रोटर के जो स्लॉट होने चाहिए वो बराबर नहीं होने चाहिए। अब स्टेटर और रोटर के स्लॉट बराबर कैसे नहीं होंगे, या तो आप रोटर के स्लॉट क्या कर दो, स्टेटर से ज्यादा बना दो, या फिर आपके रोटर के स्लॉट स्टेटर से क्या कर दो, कम कर दो। ठीक है, तो दैट इज हैविंग द नंबर ऑफ रोटर स्लॉट मोर और लेस। रोटर की जो स्लॉट है वो या तो कम होने चाहिए ज्यादा होने चाहिए, किससे, स्टेटर के स्लॉट से। अगर स्टेटर और रोटर के स्लॉट्स जो है आपके क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, या अगर रोटर के स्लॉट ज्यादा है या फिर आपके कम है स्टेटर से, तो दोनों के नंबर ऑफ स्लॉट बराबर नहीं होंगे। अगर बराबर नहीं होंगे तो जो मैग्नेटिक लॉकिंग जिसको हम लोग कॉगिंग बोलते हैं वो फिनोमिना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रॉपर वेंटिलेशन का मतलब है, वेंटिलेशन मतलब जैसे तुम्हारे रूम पे वेंटिलेशन, गैस को निकलने के लिए, जैसे मान लीजिए आपकी वाइंडिंग हीट अप हो गई तो उसको प्रॉपर कूलिंग का रिक्वायरमेंट है, वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन देके कॉगिंग को थोड़ा कम किया जा सकता है कि प्रॉपर आप वेंटिलेशन दे दें, मशीन में जगह जगह छेद कर दें कि हीट उसकी जो है निकलती जाए, उससे कम कर सकते हैं कॉगिंग। नहीं, आपके रोटर और स्टेटर के जो स्लॉट्स होने चाहिए, नंबर ऑफ स्लॉट्स अलग होने चाहिए, उसके लिए आप रोटर के स्लॉट या तो ज्यादा बना दिए तो कम बना दीजिए। ज्यादा नहीं बनाते हैं, कम ही बनाते हैं, क्योंकि ज्यादा बनाने में भी वही फायदा है, कम बनाने में अगर हम ज्यादा स्लॉट बनाएंगे तो हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा रोटर के नंबर ऑफ स्लॉट्स क्या रखते हैं, कम रखते हैं स्टेटर के नंबर ऑफ स्लॉट्स से। ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर डी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट है, इन ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, in a squirrel cage induction motor the number of rotor bars are generally। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में जो आपके रोटर के बार होते हैं जनरली इवन नंबर्स होते हैं। जो रोटर के हम बार बनाते हैं, फिर जो रोटर के स्लॉट होते हैं, या फिर जो रोटर के हम बार रखेंगे वो इवन नंबर होते हैं कि स्टेटर के पोल के बराबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं कि नन ऑफ द होते हैं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। रोटर में जो बार हम लोग क्या करते हैं, ढालते हैं, वो बार कितने होते हैं, बार का नंबर पूछ रहा है, बार और रोटर बार्स उनकी संख्या। स्लॉट ज्यादा हो सकते हैं लेकिन जो रोटर के बार होते हैं वो जनरली प्राइम नंबर रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जो खुद या फिर केवल 1 से क्या हो पाए, डिवाइड हो पाए।
प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर जो आपका खुद से या फिर केवल और केवल 1 से डिवाइड हो जाए। तो जैसे 2 हो गया प्राइम नंबर, 3 हो गया, उसके बाद आपका 7 हो गया, उसके बाद आपका 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ठीक है, 23 हो गया। ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सारे प्राइम नंबर हैं। तो रोटर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में जो रोटर के बार होते हैं वो ऑलवेज कितने होते हैं? प्राइम नंबर रखे जाते हैं। या तो रोटर में आप 2 बार रखेंगे या तो 3 बार रखेंगे, तो 7, 11, 13, 17, 23, दैट इज लाइक दिस, 29 विल बी देयर, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द करेक्ट आंसर कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में जो रोटर के बार होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? जाके नोट करके लिखे, अपने नोट्स में जाइए और वहां पर एक पॉइंट लिख लीजिए। नोट्स पे जाइए और इस पॉइंट को नोट करके लिखे नोट्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार होता है कि कई सारी चीजें मैं नहीं लिखा सकता हूं, तो मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। क्वेश्चन से कई सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो आपके नोट्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो इन द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, इन द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, द रोटर बार आर जनरली, द रोटर बार the number of rotor bar लिखिए, the number of rotor bar the number of rotor bars are generally prime number। प्राइम नंबर में रखे जाते हैं। या तो रोटर में 2 बार होंगे, या तो 3 बार होंगे, या तो 7 बार होंगे, या तो 11 बनाए जाएंगे, 13 बनाए जाएंगे, 17 बनाए जाएंगे, 23 बनाए जाएंगे, 29 बनाए जाएंगे, लाइक समथिंग 31 बनाए जाएंगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर पे ही आपके बनाए जाते हैं, ठीक है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन बनाए जाते हैं हमेशा प्राइम नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट लिख लिया? चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, द इंडक्शन मोटर हैज लैगिंग पावर फैक्टर ड्यूरिंग, ठीक है। आपका जो इंडक्शन मोटर होता है उसका लैगिंग पावर फैक्टर कब होता है? स्टार्टिंग के समय इसका पावर फैक्टर लैगिंग होता है, ऑपरेटिंग कंडीशन पे होता है, बोथ स्टार्टिंग और ऑपरेटिंग, मतलब स्टार्टिंग और रनिंग कंडीशन पे होता है, कि नन ऑफ द अबव? व्हाट द करेक्ट आंसर? इंडक्शन मोटर का लैगिंग पावर फैक्टर हमेशा होता है, हर समय, क्योंकि ये सिंगल एक्साइटेड मशीन है। हर समय इसको एक्टिव और रिएक्टिव पावर दोनों का रिक्वायरमेंट होगा। तो सेम सोर्स से एक्टिव पावर भी ड्रॉ होगी, रिएक्टिव पावर भी ड्रॉ होगी, तो दैट इज, दोनों चीजें ड्रॉ हो रही है, तो दैट द पावर फैक्टर इज ऑलवेज आपका कैसा होगा? दिस इज नथिंग बट द लैगिंग नेचर का होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नोट करके यहां पर लिख लो, इसी क्वेश्चन के बगल में लिख देता हूं, नोट करके, एक ही लोगों की, एक लोग की, हाँ, चूंकि द इंडक्शन मोटर इज सिंगल एक्साइटेड मशीन, इज सिंगल excited machine, so that a single source, so that a single source is deliver active power and स्टार्टिंग के समय रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, एक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट कम होगा, और जब आपकी रनिंग कंडीशन में आ जाएगा तो एक्टिव पावर दोनों का रिक्वायरमेंट आपका ज्यादा होगा, ठीक है। तो हर समय डिलीवर्स एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर, so that the power factor of the induction motor is always
लैगिंग इन नेचर, इन नेचर। इसका जो पावर फैक्टर है वो हमेशा किस नेचर का रहेगा, लैगिंग नेचर का रहने वाला है, ठीक है। द पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर इज ऑलवेज लैगिंग इन नेचर। लैगिंग इन नेचर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जो भी चीजें मैं बोलता हूं बेटा, हर एक चीज आपके एग्जामिनेशन में पूछी गई है। आपको मैं दिखा रहा हूं क्वेश्चन, ये सारे आपके कम से कम 600 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपके जो है इंडक्शन मोटर में आए हैं, सारे 600 के 600 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। और जो जो चीजें मेरे मुख से निकल गई हैं, ठीक है, मैंने लिखाई भी नहीं है, वो भी क्वेश्चन के तौर पे आ गया है, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो आप सोच रहे थे कि फ्रिक्शन और विंडेज लॉस का, वो भी आया। The friction and windage loss of a three-phase induction motor are, आपके थ्री फेज इंडक्शन मोटर में फ्रिक्शन और विंडेज लॉस जो होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं नो लोड कंडीशन के समय, मिनिमम होते हैं नो लोड कंडीशन के समय, रिमेन सेम होते हैं ऑल द लोड कंडीशन, किसी भी लोड पे रिमेन सेम रहते हैं, फिर नन ऑफ दिस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज किस समय आपका जो है नो लोड के समय मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, नो लोड के समय रिमेन सेम रहेगा और द लोड का। हाँ, सभी का गलत है, सभी का। कोई बोल रहा है बी, कोई बोल रहा है सभी का गलत है। लिखाया तक है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है, लिखाए हुए क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे हो। करेक्ट आंसर इज ये पार्ट। जरा ध्यान सुनिए, ये बताइए इंडक्शन मोटर की जो स्पीड होगी, इंडक्शन मोटर की जो स्पीड होगी, एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चन अब देखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखें, मैं लिखाया था फ्रिक्शन लॉस जो होते हैं, फ्रिक्शन लॉस में बात करेंगे, दो टाइप के फ्रिक्शन लॉस होते हैं। एक तो बॉल बेरिंग फ्रिक्शन लॉस होता है, बॉल बेरिंग, और दूसरा फ्रिक्शन लॉस कौन सा होता है बेटा इसमें, दैट इज ब्रुश फ्रिक्शन लॉस होता है। ब्रुश फ्रिक्शन लॉस, बॉल बेरिंग फ्रिक्शन लॉस प्रोपोर्शनल होता है एनआर के, ब्रुश फ्रिक्शन लॉस प्रोपोर्शनल होता है एनआर स्क्वायर के, और जो विंडेज लॉस होता है, विंडेज लॉस, वो प्रोपोर्शनल होता है एनआर क्यूब के, ठीक है। अब ये बताइए आपका जो है जो इंडक्स, तो आप देखेंगे कि ये जो लॉसेज है वो स्पीड पे डिपेंड कर, रोटर की स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। अब ये बताइए जो, तो इसका मतलब ये लॉस मैक्सिमम तब होगी जब रोटर की स्पीड जिस समय, हेलो ध्यान से देखें, अगर रोटर की स्पीड क्या है, ज्यादा है, तो आपके जो है अगर रोटर की स्पीड ज्यादा होगी तो आपके फ्रिक्शन और विंडेज लॉस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। और अगर रोटर की स्पीड क्या होगी, कम होगी, तो आपके फ्रिक्शन और विंडेज लॉस भी क्या होंगे बेटा, दैट इज नथिंग बट द कम होंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, यहां पर आप देखेंगे नो लोड के समय पूछा गया, नो लोड, तो एट नो लोड, एट नो लोड, नो लोड के समय आपकी जो है जो रोटर की स्पीड होती है वो ज्यादा होती है कि कम होती है,
नो लोड के समय जब कोई लोड नहीं लगाएंगे तो आपका रोटर आपका क्या करेगा, सबसे तेजी से सिंक्रोनस आपका जो है सिंक्रोनस स्पीड से जस्ट छोटी स्पीड से क्या करेगा, रोटेट करेगा। और जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रोटर की स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो एट नो लोड कंडीशन आपका जो है जो रोटर की स्पीड कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। अगर रोटर की स्पीड मैक्सिमम होगी तो ये जो लॉसेज है, फ्रिक्शन लॉसेज और विंडेज लॉस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। फुल लोड के समय एट फुल लोड कंडीशन, फुल लोड मतलब रनिंग कंडीशन पे आपकी जो रोटर की स्पीड है वो क्या होगी, कम होगी, तो ये लॉसेज भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो नो लोड के समय ये जो लॉसेज होंगे एट नो लोड, दैट इज फ्रिक्शन फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और फुल लोड के समय जो आपके फ्रिक्शन और विंडेज लॉस होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। विंडेज लॉसेज क्या होंगे, कम होंगे। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, किस समय लॉसेज मैक्सिमम होंगे, दैट इज नो लोड के समय लॉस मैक्सिमम होगा और फुल लोड के समय लॉस कैसा होगा, मिनिमम। ये लॉसेज आपके वेरिएबल लॉस होते हैं, कभी भी सेम नहीं होंगे, हर लोड में सेम नहीं होंगे। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, दैट इज फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज आर मैक्सिमम एट नो लोड कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, द एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर रेंज फ्रॉम। आपके इंडक्शन मोटर में स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप होता है उसकी रेंज। मैंने आपको बताया था कि इंडक्शन मोटर में स्टेटर और रोटर के बीच में, स्टेटर और रोटर के बीच में आप जो है जो एयर गैप है वो एज मिनिमम एज पॉसिबल रखते हैं, कम से कम रखते हैं। ठीक है, अब ये बताइए कम से कम जो है इसमें आपको कौन सा दिख रहा है, ये तो सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, दिस इज द मिलीमीटर। तो कम से कम रखेंगे क्योंकि अगर एयर गैप आपका कम से कम होगा तो पाथ का रिलक्टेंस कम होगा, और पाथ का अगर रिलक्टेंस कम होगा तो आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, और रिएक्टिव पावर का तो पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि जनरली आपका इंडक्शन मोटर में जो रेंज होती है आपके जो है एयर गैप की, स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप होता है उसकी रेंज होती है 0.4 से लेकर 4, दैट इज 44 मीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। जाइए अपनी कॉपी में नोट करके लिखें, इस क्वेश्चन को नोट करके लिखें। इन इंडक्शन मोटर, in the induction motor the air gap, the range of air gap between stator and rotor is from 0.4 मिलीमीटर से लेके 4 मिलीमीटर के आसपास। दिस इज द रेंज, ये रेंज होती है, याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 0.4 से 44 मिलीमीटर। ठीक है, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ रहा हूं। द स्टार्टिंग करंट ऑफ ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज लिमिटेड बाय। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो स्टार्टिंग करंट होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग करंट किसके द्वारा लिमिट किया जाता है, किसके द्वारा लिमिट किया जाता है ये मुझे बताओ। आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम ऐड कर देते हैं, किसके साथ, तो रोटर की वाइंडिंग के साथ। तो रोटर की वाइंडिंग में जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे तो रोटर का पर फेज इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ने से स्टार्टिंग करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पढ़ते हैं, द रोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड द कार्बन ब्रश कॉन्टैक्ट। आपका स्टार्टिंग करंट हम रोटर की वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और कार्बन ब्रश की हेल्प से, कार्बन ब्रश के रेजिस्टेंस की हेल्प से जो है लिमिट करते हैं, ऐसा नहीं है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करके क्या हम अपने स्टार्टिंग करंट को लिमिट कर सकते हैं, नहीं। द रिड्यूस वोल्टेज अप्लाइड एट द स्टार्ट,
द वैल्यू ऑफ एडिशनल रेजिस्टेंस इंक्लूड इन द रोटर सर्किट। रोटर के सर्किट में एडिशनल रेजिस्टेंस को इंक्लूड करके हम क्या कर सकते हैं, अपने मोटर के स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग करंट को क्या कर सकते हैं, लिमिट करते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर एक्सटर्नल वर्ड इसने यूज नहीं किया है, इसने लेकिन बोला है कि रोटर के सर्किट में इंक्लूड करना है एडिशनल रेजिस्टेंस। एडिशनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। रोटर के सर्किट में अगर आप इंक्लूड कर दें एडिशनल रेजिस्टेंस तो आपका जो है जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होगा उसमें स्टार्टिंग करंट क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, बी की डी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, बी की डी। स्टेटर में आपको ऐड करना है कि रोटर में ऐड करना है, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए, इन ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर, in a three phase induction motor sometime copper bar are placed deep in the rotor। कई बार जो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग कॉपर जो बार होते हैं, कॉपर जो बार होते हैं उनको डीप रख देते हैं रोटर में। रोटर में डीप रख देते हैं किस वजह से, रिड्यूस द कॉपर लॉस, कॉपर लॉस को कम करने के लिए, इंप्रूव द स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क को इंप्रूव करने के लिए, पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए, इफिशियंसी को इंप्रूव करने के लिए। हाँ, ये बताइए आपको, मैंने जब मैं पढ़ा रहा था स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज, हाँ सुनो सुनो जरा सुनते जाओ, ठीक है, यहां पर जो हम बात करने जा रहे हैं सुनते जाओ। मैंने आपको जब जो है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बता रहा था तो मैंने स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में बताया था कि जो बार्स होते हैं, बार्स का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग टॉर्क कम हो जाता है, स्टार्टिंग करंट कम होता है और आपका पावर फैक्टर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अगर आप जो है अपने स्क्वायरल केज मोटर के अपने स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक को इंप्रूव करना चाहते हैं, स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको रोटर के सर्किट में सब मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। और उस मॉडिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, अपने रोटर में स्लॉट्स को स्क्यूड कर देते हैं, या फिर डीप बार रोटर यूज करते हैं, या फिर डबल केज रोटर। तो मैंने आपको बोलता था डीप बार, डीप बार में क्या होगा, जो आपका कॉपर का बार होगा उसको हम लोग रोटर में काफी अंदर तक क्या कर देंगे, आपका सेट देंगे, मतलब गहरे स्लॉट्स बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा है इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर सम टाइम कॉपर बार आर प्लेस्ड डीप इन द रोटर, रोटर में कॉपर बार को डीप में रखा जाता है। ठीक है, और डीप में रखने से क्या होता है, आपका जो है जो स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक में आपके पास तीन कैरेक्टरिस्टिक है, या तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव होगा, स्टार्टिंग करंट इंप्रूव होगा, पावर फैक्टर। इसमें से सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट कहां पर देखने को मिलता है, टॉर्क में, स्टार्टिंग टॉर्क में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है। किसमें सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है, स्टार्टिंग टॉर्क। अगर ये तीनों आपके पास ऑप्शन में है कि अगर मैं डीप बार रोटर यूज करूंगा तो स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा बढ़ेगा कि स्टार्टिंग करंट में कमी ज्यादा आएगी कि पावर फैक्टर ज्यादा इंप्रूव होगा, किसको आपको जो है आपको प्रायोरिटी देनी है, स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज्यादा क्या होगा, इंप्रूव होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस को इंप्रूव करते हैं, अगर मैं अपने बार्स को डीप बार रोटर यूज करूंगा या फिर डबल केज यूज करूंगा तो आपके बार्स का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा, करंट थोड़ा सा कम हो जाएगा और पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हमेशा किसमें देखा जाएगा, टॉर्क में। तो दैट इज नथिंग बट द कॉपर लॉस में कोई ज्यादा रिडक्शन नहीं आएगा। ठीक है, कॉपर लॉस आपका जो है कम नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस, बार का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेज क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे। स्टार्टिंग टॉर्क जरूर बढ़ जाएगा, पावर फैक्टर भी इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, इफिशियंसी में हम लोग जो है बोल सकते हैं कि इफिशियंसी में लॉसेज बढ़ रहे हैं तो इफिशियंसी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब दो आपके पास ऑप्शन है, दोनों इंप्रूव हो रहे हैं, पावर फैक्टर भी और टॉर्क में, किसको हम प्रायोरिटी देंगे, पी को कि सी को, किसको प्रायोरिटी देंगे, दोनों सही है। अगर मैं डीप बार रोटर यूज करूंगा तो स्टार्टिंग टॉर्क भी इंप्रूव हो जाएगा, पावर फैक्टर भी इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम प्रायोरिटी देंगे दैट इज ए स्टार्टिंग टॉर्क। याद रखिएगा, प्रायोरिटी आपको स्टार्टिंग टॉर्क को देनी है। जब भी स्टार्टिंग टॉर्क और पावर फैक्टर में आए तो स्टार्टिंग टॉर्क को आप हमेशा ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए वाउंड रोटर मोटर
इन ए वाउंड रोटर, वाउंड का रोटर का मतलब है स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर, इन ए वाउंड रोटर मोटर द रोटर वाइंडिंग इज वाउंड फॉर द पोल दैट ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग। रोटर की वाइंडिंग वाउंड की जाती है कितने पोल के लिए, कितने पोल के लिए? रोटर वाइंडिंग इज वाउंड फॉर द पोल दैट ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग इक्वल टू स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग के पोल के बराबर रोटर में वाइंडिंग करते हैं कि स्टेटर से ज्यादा पोल के लिए वाउंड करते हैं कि आपके स्टेटर से कम पोल के लिए हम लोग जो है क्या कहते हैं वाउंड करते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। मैंने आपको बताया था चूंकि इंडक्शन मोटर आपकी जो है आपकी किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क में, तो आपके जो है रोटर के पोल और स्टेटर के पोल क्या होने चाहिए, बराबर। तो जो रोटर में स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में हमें क्या करने थे, हम पोल डिजाइन करते हैं, रोटर में वाइंडिंग को प्लेस करके पोल को डिजाइन करते हैं, और कितने पोल ही डिजाइन करते हैं, स्टेटर के वाइंडिंग के बराबर हम रोटर में भी पोल क्या करते हैं, डिजाइन। तो दोनों में क्या पोल होंगे, इक्वल नंबर ऑफ पोल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बी कैसे है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताइए, द इफिशियंसी ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी एक्सपेक्टेड नियरली। इंडक्शन मोटर की जो इफिशियंसी होती है वो लगभग कितनी होती है? इंडक्शन मोटर में जो इफिशियंसी होगी, आप देखेंगे ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कितनी होती है, जरा बताओ सर ने कितनी बताई? ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी बताएंगे मुझे? 98%, 97, 98% होती है। ट्रांसफार्मर में जनरली आपका जो है इलेक्ट्रिकल लॉसेज होते हैं, क्योंकि उसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है तो उसकी इफिशियंसी ज्यादा होती है। लेकिन इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग पार्ट होगा जिसकी वजह से मैकेनिकल लॉस भी आ जाएंगे, तो इफिशियंसी आपका 97 से क्या होने वाली, कम होने वाली है। ठीक है, जनरली आपका जो है जो लॉसेज होते हैं इंडक्शन मशीन में, जो लॉसेज होते हैं 10 से 20% के आसपास लॉस होते हैं। कितनी होती है? 10 से 20% के आसपास क्या होते हैं, लॉस होते हैं। अगर इंडक्शन मशीन में 10 से 20% तक लॉस होते हैं तो जो इफिशियंसी है वो आपकी 80 से 90% के आसपास होगी। जरा इसको लिखेंगे, नोट करके जाएं, जरा नोट करके लिखें। इन इंडक्शन मशीन, in induction machine, in the induction machine the losses are nearly 10% to 20%, so that the efficiency of induction machine is nearly 80% to 90%। आपकी जो इफिशियंसी होगी वो लगभग 80% से 90% के बीच में होती है। इंडक्शन मशीन में जो लॉसेज है वो आपके जो है क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। लगभग कितना परसेंट लॉस होता है? 10 से 20% के आसपास लॉस होता है इसमें, जिसकी वजह से इसकी जो इफिशियंसी है वो आपकी 80 से 90% होगी। चलिए नेक्स्ट, तो इंडक्शन मशीन की इफिशियंसी आपकी हो गई 80 से 90% के आसपास। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल। आप देखेंगे जब भी आप इंडक्शन मशीन में 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग में 3 फेज बैलेंस करंट से एक्साइटेशन करेंगे तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, दैट इज 3/2 φm। किसी भी एक फेज के मैक्सिमम फ्लक्स का 3/2 को जब लिखेंगे तो 1.5 टाइम्स ऑफ φm। ठीक है, तो 1.5 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ऑफ एनी फेज। ठीक है, तो दैट इज 3/2 times of the phi m, या फिर 3 times 2 times, and that is the maximum flux density phi m. So what is the correct answer? That is the A part is the correct answer. Part A is the correct answer. 48वें का A सही है। पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है, परेशान नहीं हूं, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। पहले आप मुझे, अगर पहले सेंड कर दूंगा तो तुम लोग जो है लगा के बैठ जाओगे,
ठीक है, उसमें भी आधे का आंसर गलत हो गए, तो मैं पहले करवा देता हूं, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, परेशान होने वाली बात नहीं, ठीक है। द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर नेवर इक्वल टू, इंडक्शन मोटर की जो ऑपरेटिंग स्पीड होती है, मतलब जब इंडक्शन मोटर रनिंग कंडीशन में आती है तो जो उसकी स्पीड है वो कभी बराबर, नेवर इक्वल टू, इंडक्शन मोटर की जो स्पीड है वो कभी बराबर नहीं हो सकती सिंक्रोनस स्पीड के, स्लिप स्पीड के, स्टेटर स्पीड के, स्पीड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो इंडक्शन मोटर का होती है वो हमेशा क्या करती है, उसकी जो स्पीड होती है that is always less than the synchronous speed। लिखाया था फॉर मोटरिंग ऑपरेशन इंडक्शन मोटर जो होती है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे हमेशा क्या करती है, रन करती है। इंडक्शन मोटर कभी भी, इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड के बराबर रन नहीं कर सकती। अगर वो बराबर रन करेगी, ठीक है, तो इमीडिएटली टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि आप देखेंगे अगर जो रोटर है, देखो जो स्पीड आपका जो है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो किस स्पीड से रोटेट करे, सिंक्रोनस स्पीड से। अगर रोटर भी उसी स्पीड से क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो क्या फ्लक्स मेरा कभी कट करेगा क्या कंडक्टर को? हेलो, अगर रोट आप देखो, अगर दोनों सेम स्पीड से अगर ट्रेवल करें, अगर दोनों सेम स्पीड से ट्रेवल करें तो फ्लक्स कंडक्टर को कभी कट कर पाएगा क्या? अगर फ्लक्स कंडक्टर को कभी कट नहीं कर पाएगा तो आपका जो कंडक्टर में फ्लक्स लिंकेज नहीं होगा, ठीक है, या फिर फ्लक्स लिंकेज में चेंज नहीं होगा तो उसमें ईएमएफ नहीं आएगा, ईएमएफ नहीं आएगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगा, और करंट अगर इंड्यूस नहीं हो तो टॉर्क डेवलप नहीं होगा, रोटर कैन नॉट बी रोटेट, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि आपका जो है रोटर जो है वो हमेशा क्या करेगा, आपकी जो है सिंक्रोनस स्पीड से कम, मतलब आपकी फील्ड ज्यादा तेजी से रोटेट करेगी, रोटर कम स्पीड से रोटेट करेगा, तो फील्ड आपकी किसको कट करेगी, दैट इज कंडक्टर को कट करेगी। अगर फील्ड कंडक्टर को कट करेगी तो आपका जो है फ्लक्स लिंकेज कंडक्टर से चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा रोटर की वाइंडिंग में, जिसकी वजह से टॉर्क डेवलप होगा, रोटर क्या करेगा, रोटेट करेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो कभी भी आपका जो है, या फिर आपसे बोला जाए कि आपका जो रोटर है वो मैक्सिमम किस स्पीड पे जा सकता है, सिंक्रोनस स्पीड पे जा सकता है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच पाएगा कभी? कभी नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो इमेजिनेशन है कि मैक्सिमम जो स्पीड हो सकती है रोटर की वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर, लेकिन प्रैक्टिकली रोटर कैन नॉट अचीव द सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। तो कभी भी आपका इंडक्शन मोटर में जो रोटर है या फिर इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रन नहीं करती, हमेशा उससे कम स्पीड पे क्या करती है, रन करती है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन the operating speed of the induction motor never equal to, इंडक्शन मोटर की स्पीड कभी भी बराबर नहीं हो सकती, किसके बराबर नहीं हो सकती, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। इसी चीज को डिस्कस करना है, कल नहीं परसों इस चीज को मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा परसों का, क्योंकि उसमें वर्किंग डिस्कस करेंगे और कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी पे ईएमएफ जनरेट होगा, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा कुछ, कम से कम 50 क्वेश्चन आए हैं जो मैं आपको लेक्चर दूंगा कल नहीं परसों के दिन। उसमें आप देखें कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन केवल एक टॉपिक से आया है कि कितनी फ्रीक्वेंसी में ईएमएफ इंड्यूस होता है, स्लिप क्या होती है, ठीक है, रनिंग कंडीशन में स्पीड कितनी होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वही सब जो है। परसों एग्जाम है तो ऑनलाइन कर देंगे, सभी का एग्जामिनेशन नहीं है, लेक्चर अपलोड कर देंगे, तो एग्जामिनेशन देने के बाद आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे भी तुम लोग ऑनलाइन नहीं करते हो, अपलोड होने के बाद ही करते हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, पेपर है, पेपर तुम लोग आराम से दे लेना, लेक्चर अपलोड हो जाएगा, लेक्चर की टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो परसों मैं डिस्कस करूंगा उस लेक्चर को, ठीक है। फॉर द सेम केवीए रेटिंग the leakage flux in the induction motor is that of the transformer। ट्रांसफार्मर की अपेक्षा इंडक्शन मोटर में जो लीकेज फ्लक्स होता है वो ज्यादा होता है कि कम होता है, ठीक है। ये बताइए इंडक्शन मोटर में ट्रांसफार्मर की अपेक्षा लीकेज फ्लक्स ज्यादा होता है, कम होता है, सेम होता है, नन ऑफ दीज। मैंने बताया था कि आपका जो है इंडक्शन मोटर में एयर गैप होता है, एयर गैप की वजह से जो मेन फ्लक्स का पाथ होता है उसका रिलेक्टेंस ज्यादा होता है। अगर इंडक्शन मशीन में एयर गैप की वजह से आपका जो है पाथ का रिलेक्टेंस क्या होगा, ज्यादा, तो मेन पाथ से आपका जो है फ्लक्स क्या करेगा, कम पास करेगा, तो लीकेज इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दैट इज नथिंग बट द इंडक्शन मोटर में एयर गैप की वजह से इंडक्शन मोटर में आपके ट्रांसफार्मर की अपेक्षा लीकेज फ्लक्स क्या होता है, ज्यादा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए पार्ट।
हाँ, when is the squirrel cage induction motor is not selected for use? इंडक्शन मोटर आपकी कब यूज के लिए सिलेक्ट की, कब नहीं की जाती, ठीक है, ठीक है। when is the squirrel cage induction motor is not selected for use, ठीक है। ये बताइए जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है वो कब जो है आपके यूज के लिए सिलेक्ट नहीं करेंगे? मेंटेनेंस कॉस्ट इज टू बी केप्ट लो, जब आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट आपको कम रिक्वायरमेंट होगा। स्क्वायरल केज की तो कॉस्ट कम ही होती है, अगर स्क्वायरल आपको मेंटेनेंस कॉस्ट कम चाहिए तो आपको स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ही क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। पूछ रहा है कि कब हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को सिलेक्ट नहीं करेंगे? मेंटेनेंस कॉस्ट अगर हमें लो चाहिए तो आप स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को सिलेक्ट करेंगे, सही ऑप्शन है। नाउ हायर स्टार्टिंग टॉर्क इज द मेन कंसिडरेशन, जहां पर हायर स्टार्टिंग टॉर्क मेन कंसिडरेशन, मतलब इस एप्लीकेशन में, जिस एप्लीकेशन में स्टार्टिंग में आपको हाई टॉर्क का रिक्वायरमेंट है वहां पर हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को यूज का सिलेक्ट नहीं करेंगे, मतलब इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, कम होता है। ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क आपकी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इनिशियल कॉस्ट इज द मेन कंसिडर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, तो वहां पर आप इसको कंसीडर करेंगे। अबव द कंसिडरेशन इज द इन्वॉल्व, ठीक है, या फिर सारे कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो। तो आप देखेंगे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर उन्हीं एप्लीकेशन में सिलेक्ट नहीं की जाएगी जहां पर आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क का क्या होगा, रिक्वायरमेंट। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क के एप्लीकेशन में हम इस मोटर को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ स्क्वायरल केज मोटर इज, आपका जो है स्क्वायरल केज मोटर का जो रेजिस्टेंस होता है लार्जर देन द रिएक्टेंस, इक्वल टू द रिएक्टेंस, या फिर स्मॉल कंपेयर टू रिएक्टेंस। मैंने बताया था कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, दैट इज ए क्या होता है, कम होता है, मतलब रिएक्टेंस से भी ये क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो जनरली आपका जो है जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है या फिर स्क्वायरल केज जो रोटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है, दैट इज ए वेरी वेरी लेस, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में। तो यहाँ रिएक्टेंस से कंपेयर करें तो रिएक्टेंस के रिस्पेक्ट में आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी पार्ट। In squirrel cage induction motor, the resistance of the rotor will be less as compared to reactance, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 53, द कॉइल वाउंड रोटर, कॉइल वाउंड रोटर का मतलब, वाउंड रोटर का मतलब है दैट इज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। द कॉइल वाउंड रोटर मस्ट बी वाउंड फॉर द सेम नंबर ऑफ पोल एज दैट ऑफ, जो आपके पास स्लिप रिंग रोटर होता है उसमें हम जो है जब वाइंडिंग करते हैं तो सेम नंबर ऑफ पोल के लिए करते हैं। किसके सेम नंबर ऑफ पोल के बराबर? स्टेटर के, रोटर के, आर्मेचर के, फील्ड के। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो वाउंड रोटर में हम लोग हमेशा स्टेटर रोटर के पोल हमेशा क्या करते हैं, बराबर रखते हैं। इस प्रकार से रोटर को वाउंड करते हैं कि उसके जो पोल हो वो स्टेटर के बराबर हो। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आर्मेचर आंसर कहां से आ रहा है, पगला गए हो क्या? आर्मेचर वर्ड यहां पर यूज कर ही नहीं रहे कहीं पर, ठीक है। स्टेटर और रोटर के पोल्स क्या होने चाहिए, जो आप रोटर पे पोल डिजाइन करेंगे वो पोल स्टेटर के पोल के बराबर होने चाहिए। तो 53वें का ऑप्शन नंबर ए। नाउ 54वें का बताएं, द कंडीशन फॉर प्रोड्यूसिंग ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए 3-phase सिस्टम इज दैट, the condition for producing a rotating magnetic field in the 3-phase system। अगर आप 3-phase सिस्टम में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करना चाहते हैं, प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो उसकी कंडीशन बताइए। There must be 3 coil displaced in a space by 120 degree from each other, ठीक है। The coil should be carry 3-phase balance current and 3 coil must be coplanar। coplanar का मतलब एक ही प्लेन में होनी चाहिए, ठीक है। तो या फिर ऑल ऑफ द अबव। अगर आप 3-phase सिस्टम में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको 3 वाइंडिंग, 3 कॉइल का रिक्वायरमेंट होगा। तीनों वाइंडिंग आपके स्पेस में कितने एंगल पे डिस्प्लेस्ड होनी चाहिए, 120 डिग्री में। और इन तीनों कॉइल को हम 3-phase बैलेंस करंट से क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे, कैरी करना चाहिए 3-phase बैलेंस करंट। और ये तीनों कॉइल क्या होंगे, एक ही प्लेन में। जो मैंने वाइंडिंग बनाई थी ना
वो अलग अलग प्लेन में बनाई थी कि एक ही प्लेन में बनाई थी? ये एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, वन प्लेन, तो दे आर द कोप्लेनर। तो तीनों कंडीशन अगर एक साथ सेटिस्फाई होंगी तभी आपका थ्री फेज में आपका जो है एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट, the magnetizing current drawn by three-phase induction motor is about of the full load stator current। आपके इंडक्शन मोटर में, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है ज्यादा होता है, एयर गैप ज्यादा होता है, एयर गैप ज्यादा। आर्मेचर बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली स्टेटर वर्ड ही यहां पर यूज किया जाता है, ठीक है। आर्मेचर वर्ड आप यूज करते हैं दैट इज आपका सिंक्रोनस और डीसी मशीन में, ठीक है। बाकी आपका इंडक्शन मशीन में आर्मेचर वर्ड अवॉइड किया जाता है, ठीक है। द मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉन बाय द थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो फुल लोड करंट का कितना परसेंट होता है? तो लगभग आप मेरे को मैंने बताया था, चूंकि आपका इंडक्शन मोटर में एयर गैप होता है जिसकी वजह से आपके पाथ का रिलक्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से आपकी जो मोटर होती है वो वेरी वेरी हाई जो है मैग्नेटाइजिंग करंट का क्या करती है, ड्रॉ करती है। और जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो लगभग आपका 30 से 50% होता है। कितना होता है? 30 से 50% होता है। यहां पर लिखा है फुल लोड स्टेटर करंट, फुल लोड स्टेटर करंट का जो फुल लोड स्टेटर करंट होगा उसका लगभग 30 से 50% के आसपास होता है। 10 से 15 नहीं होता है भाई, 10 से 15 नहीं होता है। आपके ट्रांसफार्मर में ये आपका जो है मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो आपका 2 से 4% के आसपास होता है, ठीक है। नो लोड करंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, नो लोड करंट, ठीक है। मैं यहां पर मैग्नेटाइजिंग करंट की बात कर रहा हूं, तो ये मत बोलना कि सर 3 से 5% सर ने बताया था, नो लोड करंट बताया था। जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो ट्रांसफार्मर में 2 से 4% होता है, वहीं इंडक्शन मोटर में मैग्नेटाइजिंग करंट इज वेरी वेरी हाई and that is nothing but the 30 to 50% of the full load stator current। full load stator current का लगभग 30 से 50% के आसपास जो है कौन सा करंट होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ये चीज याद रखिएगा, नोट में जाके लिखें, आ जाइए नोट पे आइए और इसको लिखिए। 30% या फिर 32% होता है, लेकिन रेंज आपको दी हुई है, लो क्वेश्चन में रेंज दी हुई है, 30% के आसपास तो 100% होता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकते, नहीं हो नहीं सकता। 20% तो बहुत ज्यादा होता है, 30% के आसपास होता है, तो यही आपका जो है रेंज सही है, ठीक है। लगभग 30 से 35% के आसपास होता है, 30 से 35 जो है इसी रेंज में आता है, तो ऑप्शन नंबर डी लगाया है। तो लिख रहा हूं यहां पर, इन इंडक्शन मोटर in the induction motor the magnetizing current in the induction motor the magnetizing current is high due to air gap present in the stator and rotor and which is approximately equal to and which is approximately equal to equal to 35%। वो लगभग कितना होता है, 35% ऑफ फुल लोड करंट, ठीक है। लगभग 35% के आसपास जो है मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, ट्रांसफार्मर की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और
35% आपका 30 से 50% की रेंज में है, या फिर अगर रेंज कोई पूछे, ठीक है, रेंज यहीं से देख के बता दीजिएगा आप। फुल लोड करंट का 35% आपका मैग्नेटाइजिंग करंट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 35% आपका 30 से 50 की रेंज में पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दैट इज डी पार्ट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताएं द मैग्नेटिक करंट इन द इंडक्शन मोटर इज लार्जर देन द ट्रांसफॉर्मर। आपके इंडक्शन मोटर में मैग्नेटाइजिंग करंट ट्रांसफॉर्मर से ज्यादा होता है फॉर सेम केवीए रेटिंग, बिकॉज क्यों ज्यादा होता है? आपके इंडक्शन मोटर में मैग्नेटाइजिंग करंट ट्रांसफॉर्मर के तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? ठीक है, द लार्ज एयर गैप बिटवीन रोटर एंड स्टेटर ऑफ द इंडक्शन मोटर। बिल्कुल, आपका स्टेटर रोटर के बीच में लार्ज एयर गैप होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। मूविंग पार्ट ऑफ द इंडक्शन मोटर ये नहीं है। इंडक्शन इन द ट्रांसफॉर्मर, द प्रेजेंस ऑफ द रोटर इन द इंडक्शन मोटर। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दैट इज ड्यू टू द लार्ज एयर गैप प्रेजेंट इन द स्टेटर एंड रोटर, जिसकी वजह से मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। The direction of rotation of a three-phase induction motor can be reversed when connected to the supply by। आप जो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में आप रोटेशन की डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन in a three-phase induction motor can be reversed when connected to the supply। मैंने आपको बताया था कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो रोटर होता है वो किसकी डायरेक्शन में रोटेट करता है? हमेशा आपका जो है किसकी डायरेक्शन में रोटेट करेगा? फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। अब फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे बदल सकते हैं? अगर मैं सप्लाई के किन्हीं भी दो टर्मिनल को आपस में क्या कर दूं? चेंज कर दूं, तो फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड की रोटेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अगर फील्ड की रोटेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो आपका जो है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी आपका रोटर का क्या हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा। तो रोटर की डायरेक्शन को रोटेट करने के लिए, क्योंकि रोटर हमेशा किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? हमेशा फील्ड की डायरेक्शन। जिस अगर फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो रोटर भी इंडक्शन मोटर का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। फील्ड अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे तो आपका जो है रोटर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द रोटेशन, ठीक है। रोटेशन की आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, और फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आपको स्टेटर के टर्मिनल को क्या करना पड़ेगा? आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो बाय चेंजिंग द रोटर रिलक्टेंस, ये गलत है, चेंजिंग द रोटर रेजिस्टेंस बाय द रनिंग एट आर्टिफिशियली, ऐसा रोटर के रेजिस्टेंस को चेंज करने से कंडीशन आपका नहीं चेंज होगा। क्रॉस कनेक्टेड एनी टू सप्लाई लीड्स, दो आप लीड को क्या करिए? क्रॉस कनेक्ट करिए, मतलब एक को नीचे और दूसरे को ऊपर। अगर मैं एक ऐसे लगी है सप्लाई, एक सप्लाई को मैं ऐसे कर दूं, एक सप्लाई को ऐसे, तो ये कैसा कनेक्शन कहता है? दैट इज क्रॉस कनेक्शन। क्रॉस कनेक्ट करने का मतलब है कि आपने दो फेज को क्या कर दिया? चेंज कर दिया है। इफ यू कैन क्रॉस कनेक्टिंग एनी टू सप्लाई लीड, क्रॉस कनेक्टिंग का मतलब है कि सीधे ना जाके एक नीचे चले जाए और दूसरा ऊपर, मतलब दोनों को मैं इंटरचेंज कर दूं। तो बाय क्रॉस कनेक्टिंग ऑफ द एनी टू सप्लाई लीड्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वी कैन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, 3057 का सी पार्ट है। नेक्स्ट, Which of the following is not a induction motor? इनमें से कौन सी मोटर आपकी इंडक्शन मोटर नहीं है? स्क्वायरल केज मोटर एक इंडक्शन मोटर है,
स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एक इंडक्शन मोटर है, और रिलक्टेंस मोटर एंड डबल केज। मैंने बताया कि डबल केज मोटर किसका पार्ट होती है? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर में मॉडिफिकेशन जब करते हैं तो कौन सी मोटर बनती है? डबल केज। ये भी इंडक्शन मोटर, ये भी इंडक्शन मोटर, ये भी कौन सी इंडक्शन मोटर नहीं है? रिलक्टेंस मोटर आपकी इंडक्शन मोटर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। आपको क्वेश्चन लिखने नहीं, क्वेश्चन देखते जाइए। मैं सीट आपको भेज दूंगा, सारी सीट करवा के आई कैन बी सेंड योर ग्रुप। In a three-phase induction motor, the rotor current is produced. Rotor current is produced. इंडक्शन इफेक्ट द्वारा प्रोड्यूस होता है, लेंज लॉ द्वारा प्रोड्यूस होता है, रोटर सप्लाई द्वारा प्रोड्यूस है, नन ऑफ दीज। रोटर की वाइंडिंग में जो करंट है वो किस मेथड, लेंज लॉ की वजह से प्रोड्यूस होता है कि इंड्यूस इंडक्शन की वजह से? इंडक्शन, क्योंकि सप्लाई देते हैं प्राइमरी में, वहां से फ्लक्स निकलता है, फ्लक्स रोटर की वाइंडिंग से लिंक करता है। ठीक है, जब लिंक करेगा तो फ्लक्स लिंकेज में क्या होगा? चेंज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। तो ड्यू टू द इंडक्शन प्रिंसिपल देयर इज ए करंट इन द रोटर वाइंडिंग। ठीक है, अब ये जो करंट की डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, दैट इज गिवन बाय द आपका लेंज लॉ या फिर आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जो फोर्स लगेगा करंट कैरिंग कंडक्टर में, जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगे, उसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या फिर लेंज लॉ, दोनों की हेल्प से बता सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय द लेंज लॉ। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, लेकिन आपका जो करंट का प्रोडक्शन हो रहा है, रोटर की वाइंडिंग में जो करंट हो रहा है वो किसकी वजह से? इंडक्शन प्रिंसिपल की वजह से हो रहा है, दैट इज इंडक्शन इफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोटर इज प्रेफर्ड इन द रेसिप्रोकेटरी कंप्रेसर? कंप्रेसर मैंने आपको पढ़ा था, जब मैं गैस पावर प्लांट आपको पढ़ा रहा था तो वहां कंप्रेसर पढ़ा था। कंप्रेसर का काम होता है एयर को कंप्रेस कर, एयर को क्या करना? कंप्रेस करना। ठीक है, और कंप्रेस करने के लिए आप कौन सी मोटर इसमें से यूज करते हैं? कंप्रेस करने के लिए आपको जो है, जब भी आप कंप्रेस करेंगे तो आपको जो है स्टार्टिंग टॉर्क का रिक्वायरमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जनरली जो कंप्रेसर होते हैं उसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की हम लोग मोटर्स क्या करते हैं? यूज करते हैं। और जनरली हाई स्टार्टिंग टॉर्क आपको किस में मिलता है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। ठीक है, तो याद रखेगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर which type of motor is preferred? That is a three-phase slip ring induction motor is preferred, because in the compressor we will require a high torque, high starting torque. ठीक है, ये एग्जामिनेशन में काफी पूछा है इसलिए करा रहा हूं। नेक्स्ट, in case of three-phase induction motor, the resultant flux is varies continuously. क्या वेरी होता है? वेरीज ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, वेरीज ड्यूरिंग द नेगेटिव साइकिल एंड रिमेन कांस्टेंट। और द करेक्ट आंसर बोल रहा है इन केस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन में जो रिजल्टेंट फ्लक्स है, जैसे ही आप थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को थ्री फेज बैलेंस करने से एक्साइट करेंगे तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगी जो कि आपका क्या करेगी? रोटेट करेगी। किस स्पीड से रोटेट करेगी? सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगी। और कितने मैग्नीट्यूड की होगी? 3/2 φm। क्या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कभी बदल रहा है क्या? वेरी हो रहा है क्या? नहीं, ये हमेशा कैसा है? कांस्टेंट है। इट कैन बी कांस्टेंट। तो पूछ रहा है रिजल्टेंट जो फ्लक्स होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा क्या वो कॉन्टिन्यूअस वेरी करेगा? नहीं, वो रोटेटिंग होगा। वेरी करने का मतलब है चेंज होना। इट कैन नॉट बी चेंज, इट कैन बी रोटेटिंग। इट इज रोटेटिंग नॉट ए वेरिंग। तो वेरी नहीं करता, कंटिन्यूअस वेरी नहीं, वो कंटिन्यूअस रोटेट करता है। रोटेट वर्ड होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव साइकिल में वेरी नहीं करेगा, नेगेटिव में इट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Option number D is the correct answer. It can be continuous rotating. It cannot be continuous, that is varying. Varying और rotating. Varying का मतलब होता है मैग्नीट्यूड चेंज होना। ठीक है, लेकिन रोटेटिंग का मतलब घूमने वाला। तो घूमने वाला होता है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का। ठीक है, चलो, तो 61 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इंडक्शन मोटर ऑपरेट, इंडक्शन मोटर ऑपरेशन डिपेंड अपॉन।
इंडक्शन मोटर का जो ऑपरेशन है, इसमें ऑप्शन नंबर डी लिखना भूल गया, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर ऑपरेशन डिपेंड अपॉन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पे ऑपरेशन डिपेंड करता है, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में होता है, किसी भी फील्ड पे डिपेंड करता है, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आपका इंडक्शन मशीन का ऑपरेटर है, ऑपरेशन जो होता है रोटेटिंग, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स कट करता है कंडक्टर, फ्लक्स कटिंग होती है, इंड्यूस ईएमएफ आता है, करंट आता है, और रोटर क्या करता है? रोटेट करता है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पे क्या करता है? डिपेंड करता है। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर हिमांशु सर ने आपको जब फेज सीक्वेंस पढ़ा रहे होंगे तो पढ़ाया होगा। द सीक्वेंस ऑफ इंडक्शन मोटर इज आर वाई बी। आपके इंडक्शन मोटर का फेज सीक्वेंस कितना है? आर वाई बी है। देन द डायरेक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी चेंज बाई फॉलोइंग सीक्वेंस। अगर मेरे इंडक्शन मोटर है उसका फेज सीक्वेंस आर वाई बी है, आपके इंडक्शन मोटर का फेज सीक्वेंस कितना रखा है? आर वाई बी। और अगर मैं अपने इंडक्शन मोटर का डायरेक्शन को चेंज करना चाहता हूं तो फेज सीक्वेंस क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। फेज सीक्वेंस कितना करना है? आर बी वाई। ठीक है, अब देखो पहले फेज सीक्वेंस ये था, और अगर डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हो तो फेज सीक्वेंस ये करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा कई बार ऑप्शन में क्या होता है, दैट इज आपका लिखा होता है दैट इज फेज सीक्वेंस क्या होना चाहिए अगर डायरेक्शन को चेंज करने से? तो आर बाई बी। करेक्ट आंसर क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। ये फेज सीक्वेंस किसको बताता है उसको समझने की कोशिश करते। देखो आर वाई बी इज नथिंग बट इक्वल टू, इसी के आगे लिख दो आर वाई बी, और इसी के आगे एक बार लिख दो दैट इज आर वाई बी। ध्यान सुनिए, फेज सीक्वेंस आर वाई बी इज आल्सो इक्वल टू फेज सीक्वेंस, अगर आपसे बोला कि आर वाई बी है, आर वाई बी फेज सीक्वेंस इज आल्सो इक्वल टू वाई बी आर, YBR, and that is also equal to BRY। ये तीनों आपके सेम फेज सीक्वेंस को दिखा रहे हैं। RYB दैट इज YBR कहीं नहीं दिया, और BRY दैट इज BRY और RYB ये क्या है? सेम फेज सीक्वेंस है। ठीक है, यहां पर देखते हैं RBY दैट इज RBY एंड दिस इज RBY। ठीक है, इसमें देखते हैं अगर डायरेक्शन को चेंज करना है तो फेज सीक्वेंस आपको RBY रखना पड़ेगा, या फिर RBY ही किसके बराबर होगा? दैट इज BYR। तो यहां पर ये कर लो बेटा, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन, ये दोनों फेज सीक्वेंस बिल्कुल सही है। RBY बोलिए फिर BYR। तो बेटा यूथ का क्वेश्चन है, यूथ में आपका ऑप्शन गलत दिया हो तो इसको आप चेंज कर लो थोड़ा सा। हेलो, इसको थोड़ा सा बदल लो, क्योंकि अगर वो ऑप्शन लिखा रहेगा तो सेम रहेगा। इसमें कर लो YBR, अब सही। ठीक है, चलो अब मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि देखो आपका जो है, आपने फेज सीक्वेंस कितना रखा था? RYB रखा था। RYB ये फेज सीक्वेंस बराबर होगा YBR के, और यही फेज सीक्वेंस बराबर होगा BRY के। तो अगर आपने फेज सीक्वेंस ये रखा है RYB, YBR एंड BRY, ये तीनों क्या है? सेम फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस अगर RYB है तो आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन नहीं होगा। अगर आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदलना है तो फेज सीक्वेंस कितना करना पड़ेगा? RBY, या फिर RBY की जगह क्या लिखा हो सकता है एग्जामिनेशन में? वो लिखा हो सकता है BYR, या फिर दैट इज इक्वल टू YRB। ये तीनों क्या है? अगर आपका ये फेज सीक्वेंस है तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ये करना पड़ेगा। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन में दिया है? हेलो, अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करना है तो ये फेज सीक्वेंस होना चाहिए। अब इनमें से कौन सा दिया है? RBY दिया है, BYR नहीं दिया है, और दैट इज YRB नहीं दिया है, YRB नहीं दिया है। तो दिस इज द फेज सीक्वेंस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर अगर डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं भाई? बी ऑप्शन। ठीक है, ये सर ने आपको पढ़ाया होगा इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया।
ये तीनों फेज सीक्वेंस सेम है, ये तीनों फेज सीक्वेंस सेम है, ये फेज सीक्वेंस बिल्कुल सेम है, आर वाई बी बोलिए या फिर वाई बी आर बोलिए या फिर बी आर वाई, ये तीनों सेम फेज सीक्वेंस है। अगर इनमें से कोई भी फेज सीक्वेंस होगा तो आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन नहीं बदलेगा। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदलने के लिए ये फेज सीक्वेंस होना चाहिए। अब इन तीन फेज सीक्वेंस में से कौन सा ऑप्शन में दिया है? ये वाला दिया। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना? चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? कौन सा इसमें से पेयर गलत आपका सही है? करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है, कौन सा पेयर सही है? ओपन स्लॉट लीकेज फ्लक्स इज लेस। ओपन स्लॉट में लीकेज फ्लक्स कम होता है क्या? ओपन स्लॉट, ओपन स्लॉट, ओपन स्लॉट में लीकेज फ्लक्स आपका क्या होता है? कम होता है, क्योंकि आप देखेंगे जो स्लॉट का एयर गैप है वो ज्यादा है, तो मोस्ट ऑफ द फ्लक्स किससे पास करेगा? एयर गैप को क्रॉस करेगा। ठीक है, एयर गैप को जो है मोस्ट ऑफ द फ्लक्स पास करेगा, तो लीकेज क्या रहेगा? कम। तो ओपन स्लॉट में लीकेज फ्लक्स क्या होता है? कम होता है। ठीक है, सेमी क्लोज स्लॉट में लीकेज फ्लक्स ज्यादा होता है, दैट इज क्लोज स्लॉट में। क्लोज स्लॉट में आप देखेंगे क्लोज स्लॉट में मोस्ट ऑफ द फ्लक्स क्या करेगा? आयरन होगा, यहां से यहीं से निकल जाएगा, तो वहां पर लीकेज क्या होगा? ज्यादा। क्लोज फ्लक्स में लीकेज क्या होगा? ज्यादा होगा। ओपन स्लॉट में लीकेज कम होगा। सेमी क्लोज स्लॉट में लीकेज क्या होगा? मॉडरेट होगा। बिल्कुल, एंड ऑल ऑफ देम। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डी। ये मैंने आपको लिखाया भी है कि आपका जो है ओपन स्लॉट्स में लीकेज सबसे कम होता है, क्लोज स्लॉट्स में लीकेज सबसे ज्यादा होता है, सेमी क्लोज स्लॉट में मॉडरेट होता है। तो ऑल ऑफ देम सारे करेक्ट हैं, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following machine have highest power factor with respect to the magnetizing current? ठीक है, किस मशीन का पावर फैक्टर आपका सबसे अच्छा होगा? ये बताइए। पावर फैक्टर आपका जो होता है वो डिपेंड करेगा किस पे? मैग्नेटाइजिंग करंट पे। नो लोड पावर फैक्टर की बात करें, अगर मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट आपका ज्यादा होगा, तो पावर फैक्टर क्या होगा? पुअर होगा। और अगर मैग्नेटाइजिंग करंट आपका क्या होगा? कम होगा, तो आपका पावर फैक्टर क्या होगा? कम होगा। तो जब हम बात करते हैं कि कहां पर मैग्नेटाइजिंग करंट कम होगा, कहां ज्यादा? ओपन स्लॉट में। हेलो, मैंने पढ़ाया था ओपन स्लॉट में जो एवरेज एयर गैप लेंथ होती है, ओपन स्लॉट में, हेलो ये ओपन स्लॉट था ना, ओपन स्लॉट में यहां पर एयर गैप कम है और यहां पर एयर गैप क्या था? ज्यादा। एवरेज एयर गैप ज्यादा होता था ओपन स्लॉट में, एवरेज वैल्यू एयर गैप की क्या होती थी? ज्यादा होती थी। तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता था, जिसकी वजह से पावर फैक्टर क्या होता था? पुअर होता था। वहीं आपका जो है क्लोज जो स्लॉट होते हैं, क्लोज स्लॉट में यूनिफॉर्म एयर गैप होता था, एवरेज एयर गैप लेंथ जो होती थी वो कम होती थी। सेमी क्लोज में क्या होता था? सेमी क्लोज में दिस इज द सेमी क्लोज स्लॉट। सेमी क्लोज स्लॉट में यहां पर आप देखें, यहां पर आयरन आ जाता था, तो एवरेज एयर गैप लेंथ क्या होती थी? कम होती थी। तो आपको मैंने ये चीज लिखाया भी है कि आपका जो है ओपन स्लॉट में जो एवरेज एयर गैप लेंथ होगी वो ज्यादा होगी। एयर गैप लेंथ ज्यादा होगी, रिलक्टेंस ज्यादा होगा, तो रिलक्टेंस अगर ज्यादा हो तो आपको जो है पाथ का अगर रिलक्टेंस ज्यादा है तो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या करेगी? ज्यादा ड्रॉ करेगी, पावर फैक्टर पुअर हो जाएगा। वहीं क्लोज स्लॉट में आपका जो है जो एवरेज एयर गैप लेंथ क्या होती है? वो आपकी क्या होती है? कम होती है। तो वहां पर रिलेक्टेंस कम होगा, तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कम ड्रॉ करेगी, और अगर मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट तो पावर फैक्टर क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक है, तो यहां पर बोल रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मशीन हैव हाईएस्ट पावर फैक्टर? कौन सी मशीन आपकी हाईएस्ट पावर फैक्टर आपकी जो है रखेगी? दैट इज क्लोज स्लॉट टाइप ऑफ मशीन। क्योंकि क्लोज स्लॉट ऑफ द मशीन में जो एयर गैप, एवरेज लेंथ जो होगी एयर गैप की क्या होगी? सबसे कम होगी। एवरेज वैल्यू ऑफ एयर गैप, क्योंकि यूनिफॉर्म एयर गैप होगा, यूनिफॉर्म एयर गैप, एवरेज लेंथ सबसे कम होगी, तो रिलेक्टेंस भी क्या होगा? सबसे कम होगा। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट कम होगा, तो पावर फैक्टर इसका क्या होगा? ज्यादा होगा। ओपन स्लॉट में एवरेज वैल्यू एयर गैप लेंथ की क्या होगी? ज्यादा होगी, रिलेक्टेंस भी ज्यादा होगा, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, तो पावर फैक्टर कैसा होगा? सबसे कम होगा। तो बेस्ट बोला, हाईएस्ट पावर फैक्टर कहां मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी लिखाया हुआ, आप टेबल देख लीजिएगा। लीकेज से क्या दिक्कत है? पावर फैक्टर डिपेंड करता है रिलक्टेंस में, मैग्नेटाइजिंग करंट में। लीकेज से क्या लेना देना है? इन केस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड इज,
सिंक्रोनस स्पीड किसकी स्पीड होती है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड किसकी स्पीड होती है? रोटर की स्पीड होती है, स्टेटर के फ्लक्स की स्पीड होती है, स्टेटर की स्पीड होती है कि रोटर के फ्लक्स की स्पीड होती है? थ्री फेज इंडक्शन मशीन में आपका जो है, जो स्टेटर का जो फ्लक्स होता है उसकी स्पीड क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Next, a three-phase slip ring induction motor. A three-phase slip ring induction motor is wound for 4 pole on the stator. एक थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जिसके स्टेटर में कितने पोल हमने वाउंड किए हैं? 4 पोल के। ऐसे वाइंडिंग की 4 पोल बने और 6 पोल हमारे कहां पर बने? रोटर में बने। 6 पोल ऑन द रोटर। व्हेन थ्री फेज, तो यहां पर मैं बना देता हूं, फिगर बना देता हूं। मेरे पास एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर है जिसमें मैंने स्टेटर को कितने पोल के लिए बाउंड किया है? नाउ स्टेटर में जो मैंने वाइंडिंग कर रखी है यहां पर, स्टेटर पे जो वाइंडिंग कर रखी है कितने पोल के लिए? 4 पोल के लिए। और रोटर में जो मैंने वाइंडिंग कर रखी है वो कितने पोल के लिए? 6 पोल के लिए। अब बोल रहा है when a three phase balanced voltage source of 50 hertz is applied, the motor will be run at। आप देखेंगे स्टेटर रोटर के पोल बराबर नहीं है तो आपका जो है टॉर्क, जो है जो आपका टॉर्क डेवलप होगा उसमें, दैट इज एट्रैक्टिव और रिपल्सिव टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आपका जो है जो मशीन है वो रन नहीं करेगी। ठीक है, स्टेटर रोटर के पोल बराबर होने चाहिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? मशीन विल नॉट रन। सी पार्ट। ये क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवा चुका हूं। चलो नेक्स्ट। हाँ, in a three phase induction motor the resultant flux of a constant nature is। आपके थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट नेचर का होता है। और कितना होता है? इक्वल टू 5m, 3/2 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स ड्यू टू एनी फेज, 1/2 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स, या फिर 3 टाइम्स। कितना होता है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो रोटेटिंग या फिर आपका रिजल्टेंट फ्लक्स होता है वो 3/2 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। हाँ, ए स्मॉल एयर गैप इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर हेल्प टू। अगर मैं इंडक्शन मोटर में एयर गैप कम रखूंगा तो उसकी वजह से क्या क्रॉलिंग आपकी जो है रिड्यूस हो जाएगी? क्या कॉगिंग रिड्यूस हो जाएगी? क्या स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा? कि मैग्नेटाइजिंग करंट रिड्यूस हो जाएगा? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एयर गैप कम करने से, देखो आपका अगर एयर गैप में फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो टार्क में हार्मोनिक कम हो जाएगा। टार्क में हार्मोनिक कम हो जाएगा तो क्रॉलिंग और कॉगिंग क्या हो जाएगा? कम। तो यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा तो आपका जो है हार्मोनिक कम होने से ये नेचर कम हो जाएंगे। और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा। लेकिन उसने ये नहीं बोला एयर गैप, यूनिफॉर्म एयर गैप डिस्ट्रीब्यूशन है। उसने बोला कि एयर गैप अगर मैं कम रख दूंगा, एयर गैप में अगर कम रख दूंगा तो आपका जो है पाथ का रिलक्टेंस कम हो जाएगा। और पाथ का अगर रिलक्टेंस कम हो जाएगा तो फ्लक्स को स्टेब्लिश करने के लिए जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो स्मॉलर एयर गैप से रखने से फायदा मिलता है कि आपका जो है जो मैग्नेटाइजिंग करंट का रिक्वायरमेंट होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। Rotating magnetic field is produced in the induction motor because of। Rotating magnetic field is produced in an induction motor because of stator winding और रोटर वाइंडिंग, आइदर स्टेटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग, या फिर नन ऑफ दीज। आपके इंडक्शन मोटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको प्रोड्यूस कौन करता है? स्टेटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग की दोनों में से कोई। स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर में सप्लाई देते हैं तभी आपका जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 70वें का ए। ठीक है, नेक्स्ट। द रिड्यूस एयर गैप रिजल्ट इज इंक्रीज। अगर मैं एयर गैप को क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा तो क्या बढ़ जाएगा? एयर गैप करने से क्या बढ़ जाएगा? कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशन बढ़ जाएगा, ब्रेकिंग टॉर्क बढ़ जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा, पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। बताएं।
दैट इज नथिंग बट द पावर फैक्टर इंक्रीज। अगर एयर गैप कम होगा तो आपका जो है पाथ का रिलक्टेंस कम होगा, पाथ का रिलक्टेंस कम होगा तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट कम होगा, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कम होगा तो रिएक्टिव पावर ड्रॉन कम होगी, रिएक्टिव पावर कम ड्रॉन होगी तो एंगल कम हो जाएगा, एंगल कम हो जाएगा तो कॉस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पावर फैक्टर विल बी इंक्रीज, पावर फैक्टर विल बी इंक्रीज्ड। डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ 72 under operating condition, the rotor conductor should be in the induction motor। जब हमारा ऑपरेटिंग कंडीशन में होते हैं तो रोटर कंडक्टर शुड बी इन द इंडक्शन मोटर ऑलवेज क्लोज, ऑलवेज ओपन, सेमी क्लोज, सेमी ओपन एंड नन ऑफ दीज। रोटर के जो कंडक्टर होते हैं वो हमेशा क्लोज रहते हैं कि ओपन रहते हैं रनिंग कंडीशन में, कि सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन रहते हैं। व्हाट इज द आंसर? भैया रोटर के कंडक्टर के बारे में पूछ रहा है जिनमें करंट, अगर रोटर के कंडक्टर क्लोज नहीं रहेंगे तो उनमें करंट नहीं फ्लो करेगा, करंट नहीं फ्लो करेगा तो टॉर्क डेवलप नहीं होगा, टॉर्क डेवलप तो मोटर रोटेट नहीं करेगी। तो अगर आपको मोटर को ऑपरेट करना है तो रोटर के कंडक्टर हमेशा क्या होने चाहिए, क्लोज। कंडक्टर स्लॉट के बारे में बात नहीं कर रहा, कंडक्टर हमेशा क्या रहने चाहिए, क्लोज, तभी करंट उनमें लगातार क्या करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट, द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर विल बी इंक्रीज्ड। आपको मैंने बताया था कि जब आप जो है थ्री फेज बैलेंस फाइंडिंग में थ्री फेज बैलेंस करंट से फेड करते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आती है जो कि सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करती है। और व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सिंक्रोनस स्पीड? दैट इज ns इज इक्वल टू 120f डिवाइडेड बाय p। तो अगर आप सिंक्रोनस स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो या तो आप जो है दो काम करिए, या तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दीजिए तो सिंक्रोनस स्पीड बढ़ जाएगी, या तो आप नंबर ऑफ पोल्स क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो यही पूछ रहा है द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर विल बी इंक्रीज्ड। हम आपके इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं? फ्रीक्वेंसी को कम करके नहीं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। नंबर ऑफ पोल को बढ़ा के नहीं, नंबर ऑफ पोल को कम करना पड़ेगा बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज करके सिंक्रोनस स्पीड को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन आप जो है बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर 74 क्वेश्चन पढ़ें और मुझे इसका आंसर बताएं। अब तो मैं बोलते बोलते भी थक गया हूं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यहां पर है, देखिए, इन इंडक्शन मोटर स्पेशली द केज रोटर्स। इंडक्शन मोटर में हम स्पेशली केज रोटर में जो स्लॉट्स होते हैं वो नियरली पैरेलल टू शाफ्ट होते हैं। एग्जैक्ट पैरेलल नहीं बोला है कि आपके शाफ्ट के लगभग पैरेलल होते हैं। लगभग मतलब थोड़े से स्क्यूड किए जाते हैं, स्क्यूड मतलब तिरछे किए जाते हैं थोड़े से। बोला है कि पैरेलल नहीं होते हैं, दैट यहां पर ये नहीं लिखा कि आपके नियरली, नियरली का मतलब लगभग शाफ्ट के पैरेलल होते हैं, मतलब थोड़े से तिरछे होते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, इस आपके जो है इन इंडक्शन मोटर स्पेशली द केज रोटर द स्लॉट्स आर नियरली पैरेलल टू द शाफ्ट। शाफ्ट के लगभग पैरेलल, लगभग पैरेलल का मतलब थोड़े से तिरछे बनाए जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? तिरछे बनाने को क्या बोलते हैं? कॉगिंग बोलते हैं, स्क्विंग बोलते हैं, क्रॉलिंग बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दैट इज स्क्यूड होते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट पैरेलल नहीं लिखा है, एग्जैक्ट पैरेलल, नियरली पैरेलल। अगर एग्जैक्ट पैरेलल का मतलब बिल्कुल समांतर, लेकिन एग्जैक्ट पैरेलल नहीं बना जाते, नियरली पैरेलल बनाए, मतलब थोड़े से तिरछे बनाते, और तिरछे बनाने के प्रोसेस बोलते हैं स्क्यूड करते हैं। तो दैट इज नथिंग बट व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्विंग ऑफ द केज रोटर ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेज।
अगर मैं केज रोटर के स्लॉट्स को स्क्यूड कर दूंगा तो क्या क्या एडवांटेज मिलेगा ये बताइए। स्क्यूड करने से मैंने कई सारे एडवांटेज बताए थे। स्क्यूड करने से आपके रोटर के बार की जो है इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग करंट एंड दैट इज पावर फैक्टर, ये इंप्रूव हो जाएंगे। दूसरा, आपका स्क्यूड करने से जो मेरे रोटर के बार्स होते हैं वो सरफेस में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्मोनिक कंटेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से नॉइस कम हो जाती है, वाइब्रेशंस कम हो जाते हैं, और कॉगिंग और क्रॉलिंग का फिनोमिना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तीसरा हम लोगों ने देखा, तो यहां पर आप देखेंगे स्क्रीन करने से क्या नॉइस कम हो जाती है, बिल्कुल नॉइस कम हो जाती है। लॉकिंग टेंडेंसी मतलब कॉगिंग फिनोमिना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और टॉर्क यूनिफॉर्म हो जाता है, बिल्कुल हार्मोनिक कम हो जाते हैं जिसका टॉर्क यूनिफॉर्म होता है। ऑल ऑफ दीज, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द ऑप्शन नंबर डी। बहुत बारीकियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो भी आपको बताया है इतना बारीकी से बताया कि क्वेश्चन आपका बचना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट, अगर स्टेटर रोटर के स्लॉट बराबर है, देन द मोटर रिफ्यूज टू स्टार्ट, तब मोटर आपकी स्टार्ट होने से मना कर देती। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रॉलिंग बोलते हैं, कॉगिंग बोलते हैं, एयर गैप बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर स्टेटर रोटर के स्लॉट इक्वल होंगे तब मैग्नेटिक लॉकिंग की वजह से आपकी जो मोटर है वो आपकी स्टार्ट होने से रिफ्यूज कर देगी, उसको बोलते हैं कॉगिंग बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द कॉगिंग फिनोमिना। और जब बहुत स्लो स्पीड से रोटेट करे तो उसको बोलते हैं क्रॉलिंग, उसको बोलते हैं क्रॉलिंग। इफ द मोटर विल बी रोटेट एट ए वेरी वेरी स्मॉल स्पीड, दैट इज नथिंग बट नोन एज ए क्रॉलिंग। ठीक है, नेक्स्ट 77। Each of the following statement regarding stator flux of an induction motor is a true except, बोल रहा है कि जो स्टेटमेंट दिए उसमें से स्टेटर फ्लक्स में, रिगार्डिंग स्टेटर फ्लक्स के अराउंड कुछ स्टेटमेंट दिए, उनमें से मोस्ट ऑफ द ट्रू है। किसको? किसी एक को छोड़ के सारे के सारे स्टेटमेंट ट्रू है। वो कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है? तो स्टेटर फ्लक्स के रिस्पेक्ट में तो ये बताइए, each of the following statement regarding stator flux of an induction motor is true except, कौन सी स्टेटमेंट को छोड़ के, यानी कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना है। सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं एक को छोड़ के। स्टेटर फ्लक्स इंड्यूज ईएमएफ इन द रोटर बार, स्टेटर फ्लक्स के कारण ही क्या रोटर के बार में ईएमएफ इंड्यूज होता है, ये सही है कि गलत है? स्टेटर फ्लक्स रोटर के बार से क्या करेगा, लिंक करेगा, तभी रोटर के बार में ईएमएफ इंड्यूस होगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड अपॉन द मोटर लोड, स्टेटर का जो फ्लक्स है ना, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्या उसका मैग्नीट्यूड लोड पे डिपेंड करेगा? क्या लोड चेंज हो जाएगा तो क्या उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा क्या? नहीं, ये नहीं बदलेगा। इट इज ए कांस्टेंट, स्टेटर का फ्लक्स क्या मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट रहता है? बिल्कुल, मैग्नीट्यूड वाइज 3/2 φm रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द स्टेटर एट ए रोटर स्पीड, दैट इज सिंक्रोनस स्पीड। स्टेटर का फ्लक्स है वो आपका जो है स्टेटर के चारों तरफ सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है, बिल्कुल सही। स्टेटर का फ्लक्स सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, उसी की वजह से रोटर के बार में ईएमएफ इंड्यूस होता है, लेकिन लोड को चेंज करने से उसका मैग्नीट्यूड बदलता नहीं। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर बी इज द गलत। चलिए, हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। पहले यार तुम लोग अपने कैमरे ओपन करो, कैमरे क्यों बंद किए हो? ये क्वेश्चन भी देखिए पूछा गया। इन इंडक्शन मोटर द रोटर लैमिनेशंस कैन बी स्टेटर लैमिनेशन, रोटर के जो लैमिनेशन हो तो स्टेटर की तुलना में कैसे होते हैं? पतले, थिकर होते हैं, थिनर होते हैं, सिपर होते हैं। रोटर कैन नॉट हैव एनी लैमिनेशन। रोटर के लैमिनेशन स्टेटर के लैमिनेशन के अपेक्षा मोटे होते हैं, थिकर होते हैं। व्हाट इज द आंसर? ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चीख चीख के चिल्लाया था, रोटर में जो लैमिनेशन होते हैं वो थिकर लैमिनेशन होते हैं, ठीक है, बिकॉज ईडी करंट विल बी लो, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज लो। नेक्स्ट, इन इंडक्शन वाउंड रोटर, इन इंडक्शन वाउंड रोटर का मतलब है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इन इंडक्शन वाउंड रोटर मोटर इज मेनली यूज्ड इन द एप्लीकेशन वेयर
स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर किस एप्लीकेशन में ज्यादा यूज होती है? लेस कॉस्टली मोटर इज नॉट रिक्वायर्ड, जहां पर कम कॉस्टली मोटर रिक्वायर्ड ना हो, लो स्टार्टिंग टॉर्क की जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क जो थी, या फिर पावर फैक्टर कम चाहिए हो। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर किन एप्लीकेशन में यूज की जाती है? जहां पर स्टार्टिंग टॉर्क आपको क्या हो, ज्यादा चाहिए। जहां ज्यादा चाहिए वहीं पर हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्योंकि ये मोटर वैसे ही बेकार है, क्योंकि इसकी इफिशियंसी बेकार है, ये कॉस्टली भी है, इसका पावर फैक्टर पुअर है। केवल इसका एक ही एडवांटेज है कि ये आपके हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो जहां भी ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होगा वहां हमें इसी मोटर को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट, हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड लो स्टार्टिंग करंट इज द एडवांटेज ऑफ। आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क और लो स्टार्टिंग करंट कहां मिलेगा? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, या फिर स्टेपर मोटर। हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड लो स्टार्टिंग करंट इज इन द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। वी विल गॉट इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, वी विल गॉट इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो 80 का है, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, the air gap between stator and rotor of a three phase induction motor is kept। आपके इंडक्शन मोटर में स्टेटर रोटर के बीच में जो एयर गैप है वो कैसा रखा जाता है? एज वाइड एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा, एज स्मॉल एज पॉसिबल, जितना कम हो सके उतना अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल ऑफ स्टेटर रोटर, स्टेटर रोटर के मटेरियल पे एयर गैप डज नॉट मैटर। तो आप देखेंगे इंडक्शन मोटर के पावर फैक्टर को ज्यादा रखने के लिए हम लोग स्टेटर रोटर के बीच में एयर गैप एज स्मॉल एज पॉसिबल रखते हैं, कम से कम जितना हो सके उतना रखने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्साइटिंग करंट ऑफ एन इंडक्शन मोटर। एक्साइटिंग करंट मतलब है दैट इज मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज हायर टू द पावर ट्रांसफॉर्मर, लेसर टू द पावर ट्रांसफॉर्मर, इक्वल टू द पावर ट्रांसफॉर्मर, एंड दैट इज नन ऑफ दिस। जो आपका इंडक्शन मोटर होता है उसमें जो मैग्नेटाइजिंग या फिर एक्साइटिंग करंट क्या होता है, ज्यादा होता है, किसके अपेक्षा? ट्रांसफॉर्मर की अपेक्षा, ड्यू टू द लार्ज एयर गैप बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर, तो हायर देन द पावर ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट, इन traveling cranes for hoisting and lowering which type of motor is preferred। मैंने बताया था कि जो क्रेन्स होती है, क्रेन में क्या करते हैं, होस्टिंग मतलब उठाने का काम, उठाने और रखने का काम किया जाता है। ठीक है, क्रेन्स में हम लोग चीजों को उठाते और रखते हैं, इसके लिए कौन सी मोटर हम लोग प्रेफर्ड करते हैं? क्रेन के लिए हाई टॉर्क का रिक्वायरमेंट होगा, तो दैट इज ए सिंक्रोनस मोटर, दैट इज आपका डीसी सीरीज मोटर, एसी स्लिप मोटर, या फिर सिंगल फेज मोटर, दैट इज एसी स्लिप मोटर। एसी स्लिप का मोटर है दैट द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर एसी पे वर्क करती है, एंड दैट इज द स्लिप रिंग में आपका जो है स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, ज्यादा होता है। होस्टिंग में आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क का रिक्वायरमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट। नेक्स्ट, ए क्रशर इज इक्विप्ड विद। जो क्रशर होता है जिससे हम लोग चीजों को दबा देते हैं, ठीक है, अगर मैं किसी भी चीज को क्रश करना चाहता हूं, तोड़ना चाहता हूं, तो ज्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, कम टॉर्क की जरूरत पड़ेगी? किसी चीज को दबाने के लिए स्टार्ट, जैसे मान लीजिए बोतल है, इस बोतल को दबाने के लिए क्या जो है आप देखेंगे कि एकदम जैसे दबाना है, तो अगर मेरा टॉर्क ज्यादा होगा तो इमीडिएटली क्या हो जाएगी, दब जाएगी। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट द आपका जो है दैट इज क्रशिंग में जो है, क्रशर जो होता है उसमें डीसी शंट मोटर यूज करते हैं, सिंक्रोनस मोटर यूज करते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, रिलेक्टेंस। सबसे ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क होता है डीसी सीरीज मोटर में। डीसी सीरीज मोटर कहीं भी पिक्चर में नहीं है, देख लीजिए। डीसी सीरीज मोटर के बाद फिर सबसे ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, वी कैन गो फॉर द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। क्रशर में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या होती है, यूज होती है। नेक्स्ट, इन एक्सिलरेटर विच मोटर इज यूज। एक्सिलरेटर, अरे स्केलेटर, स्केलेटर लिखा हुआ है। स्केलेटर जो होते हैं, जैसे आप मॉल वॉल पे गए होंगे
मॉल वॉल पे जो सीढ़ियां होती है, जो चलने वाली सीढ़ियां होती हैं, ठीक है। अच्छा बताइए, चढ़ने वाली जो सीढ़ियां होती है, क्या उसमें जरूरी होता है कि एक ही एक बच्चा जाएगा? नहीं, कई लोग 2 लोग चढ़ जाते हैं, 3 लोग चढ़ जाते हैं। तो उसमें जो टॉर्क है, जैसे ही लोड पड़ा वैसे ही उसको उठाना होता है तुरंत। हेलो, सीढ़ी को तुरंत उठना होता है, तो वहां पर स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा है, लोड चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, तो स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायरमेंट इज हाई। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? वहां पर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर तो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप पंखे वंखे में यूज होती हैं, ठीक है। डीसी शंट मोटर नहीं, यूनिवर्सल मोटर नहीं, दैट इज 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो दैट जनरली आपका जो है, जो सीढ़ियां होती हैं मॉल वॉल की, जिसको स्केलेरेटर बोलते हैं, उसमें हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए, ए 3 फेज इंडक्शन मोटर कैन बी आल्सो प्रेफर्ड एज ए, also referred, a 3 फेज इंडक्शन मोटर कैन आल्सो referred as a 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम लोग आल्सो किस नाम से जानते हैं? ट्रांसफार्मर के नाम से, रिपल्सिव मोटर के नाम से, शंट मोटर के नाम से, या फिर एसिंक्रोनस मोटर के नाम से। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एसिंक्रोनस, क्योंकि आपका जो है, जो इंडक्शन मोटर होती है वो वेरिएबल स्पीड पे रोटेट कर सकती है। सिंक्रोनस स्पीड को छोड़ के किसी भी स्पीड पे ये क्या कर सकती है, रन कर सकती है। तो सिंक्रोनस स्पीड को छोड़ के दैट इज कॉल्ड asynchronous motor रेफर करते हैं। दिस इज कॉल्ड ए asynchronous मोटर। नेक्स्ट, इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट कॉगिंग, अगर आप कॉगिंग को क्या करना चाहते हैं, कम करना, एलिमिनेट करना चाहते हैं, द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट मस्ट बी, स्टेटर के स्लॉट जो होने चाहिए अनइक्वल टू द नंबर ऑफ रोटर स्लॉट एंड स्क्यूड इन शेप, equal number of the rotor slot and integral multiple of number of rotor slot, and integral multiple of number of stator and rotor slot। इसमें ए कर लो, ए। हाँ, बताएं। इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर, अगर कॉगिंग को आप क्या करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो जो स्टेटर के नंबर स्लॉट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? अनइक्वल नंबर ऑफ रोटर स्लॉट एंड स्क्यूड नेचर, स्टेटर रोटर के साथ अनइक्वल नंबर के होने चाहिए और स्क्यूड होंगे, स्क्यूड होंगे तो हार्मोनिक कम हो जाएगा, तो ये भी फिनोमेना। रोटर के स्लॉट के बराबर तो नहीं होने चाहिए, रोटर के स्लॉट के बराबर हो जाएंगे तब तो आपका कॉगिंग आपके एलिमिनेट नहीं होगी, कॉगिंग हो जाएगी। या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ रोटर स्लॉट, मान लीजिए रोटर रोटर के में आपके जो है 10 स्लॉट हैं, और रोटर के स्लॉट का इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब रोटर के स्लॉट का हो सकता है दुगना हो, रोटर के स्लॉट का दुगना स्टेटर में हो, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल। ये क्या है बेटा, दैट इज ये आपके रोटर के स्लॉट है, स्टेटर के जो स्लॉट होने चाहिए वो इंटीग्रल मल्टीपल होने चाहिए रोटर के साथ, इंटीग्रल मल्टीपल। अगर आपके स्टेटर के स्लॉट और रोटर के स्लॉट का इंटीग्रल मल्टीपल होंगे तो आप देखेंगे स्टेटर के स्लॉट अलग होंगे और रोटर के स्लॉट क्या होंगे, अलग होंगे। 4x10, 5x10, 6x10। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर मेरे स्टेटर के जो स्लॉट हैं वो रोटर के स्लॉट का इंटीग्रल मल्टीपल हुए, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब दैट इज 2 टाइम्स ऑफ द रोटर, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, तो स्टेटर में अलग नंबर ऑफ स्लॉट होंगे, रोटर में अलग नंबर ऑफ स्लॉट होंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, अलग। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आइदर ए, या तो आपके रोटर के स्लॉट अनइक्वल होने चाहिए और स्क्यूड होने चाहिए, या फिर स्टेटर के स्लॉट रोटर के स्लॉट का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल। तो ऑप्शन नंबर आइदर ए और सी, मतलब करेक्ट आंसर डी पार्ट, ठीक है। चलो, तो मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, इतने सफिशिएंट है। अब जो हम लोग दूसरी बार जो है डिस्कस करेंगे, तो अब कुछ टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, 1 सप्ताह की क्लास डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, frequency of induced EMF, frequency of induced EMF। इंडक्शन मशीन में जो EMF इंड्यूज होता है वो कितनी फ्रीक्वेंसी का होगा,
उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग देखना चाहते हैं। फ्रीक्वेंसी किस चीज पे डिपेंड करती है, या फिर इसी का दूसरा नाम है दैट इज अ रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी कॉमा नंबर ऑफ पोल्स एंड स्पीड। स्पीड, फ्रीक्वेंसी और पोल के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर बेटा कल करते हैं, कल जो है इसको करते हैं। अभी तक जितना भी मैंने कराया, अभी भी कम से कम 100 क्वेश्चन है जो आपके भी मैंने नहीं कराए। तो अब मैं 7 या 8 दिन के बाद फिर से क्वेश्चन करवाऊंगा, जितना मैं पढ़ा दूंगा प्लस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, कम से कम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको जितना भी मैंने पढ़ाया, अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो भी मैं चीजें बोल रहा हूं वो हर एक चीज आपके क्वेश्चन में आई हुई है। इसलिए जो भी चीजें मैं बोला करूं उसको आप लोग बहुत ध्यान से सुना करें, ठीक है। मशीन में जितनी चीजें मैं बोलूंगा वो हर एक चीज क्वेश्चन का रूप ले लेगी आपके लिए, ठीक है। चलो, तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे और परसों का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट। कल तो मैं डिस्कस करूंगा ईएमएफ इक्वेशन क्या होगी, जो ईएमएफ आएगा 4.44 लाइक समथिंग विल बी देयर, कैसे आता है वो, ठीक है। आपका रोटेटिंग मशीन में ईएमएफ की इक्वेशन, और कल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, और उससे रिलेटेड कुछ चीजें हम लोग इंपॉर्टेंट देखेंगे। और फिर उसके बाद परसों हम लोग देखेंगे कि आपकी जो इंडक्शन मशीन वो कैसे रोटेट करती है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है और स्लिप क्या होती है, रिलेटिव स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं, वो सारी की सारी चीजें। परसों का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, ठीक है। चलो, सिंक्रोनस की क्लास मुझे अभी आइडिया नहीं है कि है कि नहीं, ठीक है। अभी मैं सर से बात करके मैसेज भिजवा दूंगा, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा अभी, ठीक है। चलो, अभी ऑनलाइन नहीं रखते हैं, तुम लोग का पेपर है इसलिए, ठीक है। अभी क्लास को ऑनलाइन ही रखते हैं, जिससे कि आपकी क्लास चलती रहे। हाँ, इसका पीडीएफ मैं सेंड किए दे रहा हूं। ओके, गुड नाइट।